हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जुलाई एवं अगस्त मंथ की बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। इससे पहले जनवरी से लेकर जून 2021 की बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर को डिस्कस किया जा चुका है। वे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से इस वीडियो को प्राप्त कर देख सकते हैं। तो आइए जुलाई मंथ की बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। पहला है इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कैट्स की मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कैट्स मान्यता प्राप्त करने वाले 14 टाइगर रिजर्वों में शामिल हो गया है। यानी कि भारत में कुल ऐसे 14 टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कैट्स की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। कैट्स का अगर फुल फॉर्म देखें तो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, यह कैट्स का फुल फॉर्म है। तो अभी कैट्स के मानक के अकॉर्डिंग कुल 14 टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत शामिल हैं। इनमें से बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, उसे भी शामिल कर लिया गया है। अब अगर इन 14 की संख्या को देखा जाए कि किस राज्य में कितने ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें कैट्स की मान्यता प्रदान की जा चुकी है, तो असम में कुल मिलाकर ऐसे 3 टाइगर रिजर्व हैं और सर्वाधिक संख्या में असम में ही टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें कैट्स की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। तो असम में 3 हैं, इसके बाद 2 हैं, मध्य प्रदेश में 2, तमिलनाडु में 2 हैं। यहाँ पे 2-2 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर वर्तमान समय में भारत में ऐसे 14 टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कैट्स की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। अगर इसे देखा जाए कि कब इसकी घोषणा की गई थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 जब मनाया जा रहा था, यानी कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ही केंद्र सरकार के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कैट्स की मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कैट्स की मानक के अंतर्गत शामिल किया गया, इससे संबंधित करंट अफेयर। तो यह पहला है। अब बिहार से जुलाई 2021 के तहत मंथ में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा है वो यह है कि पटना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक स्माइल स्कीम की शुरुआत की गई है। उस स्माइल स्कीम के तहत 10 शहरों का चयन किया गया है स्माइल स्कीम के लिए और उन 10 शहरों में पटना शहर को भी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर स्माइल स्कीम क्या है, स्माइल स्कीम किस मंत्रालय की स्कीम है। तो स्माइल स्कीम का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, वह देश में लाखों भिखारियों को सहायता और कल्याण प्रदान करने के लिए आजीविका और उद्यम योजना के जरिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करना। यानी कि स्माइल स्कीम है कुल मिलाकर देश के भिखारियों से संबंधित है, वैसे लोगों से संबंधित है जो अपनी आजीविका की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उन सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत पुनर्वास, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, चिकित्सा, पहचान, शिक्षा आदि इस योजना के जरिए इनकी पूर्ति की जाएगी। यानी कि जिस व्यक्ति को स्माइल स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा उन्हें सबसे पहले केंद्र सरकार के तहत उन्हें पुनर्वास योजना से जोड़ा जाएगा, उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा, उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसे फुलफिल करने पर फोकस किया जाएगा, चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसे दूर किया जाएगा और उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन और बेसिक जो नीड्स हैं उनकी फुलफिलमेंट की जाएगी और यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल स्कीम। तो अब देखते हैं कि इस स्कीम के तहत कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है। तो हमने बताया कि स्माइल स्कीम के तहत कुल 10 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार का एकमात्र शहर शामिल है, वह है पटना। अन्य जो शहर हैं 10 में, उनमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद, ये
10 शहर शामिल हैं जहां पर स्माइल स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहां पर लागू किया जाएगा। और यह स्माइल स्कीम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भिखारियों का पुनर्वास करना, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उन बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट करना और आश्रय, शिक्षा, जल, भोजन, इन सब की जो सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति करना, यह स्माइल स्कीम का मुख्य उद्देश्य है जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अब आते हैं जो जुलाई मंथ के तहत बिहार राज्य का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा वह है कि बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच पहला ट्रेन परिचालन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। यानी कि बिहार और नेपाल के बीच ट्रेन परिचालन की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें बिहार के जयनगर से यह ट्रेन प्रारंभ होकर नेपाल के कुर्था तक यह ट्रेन जाएगी। और इसका जो उद्घाटन सफलतापूर्वक जो आयोजन किया गया वह 18 जुलाई 2021 को, यानी कि 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच पहली हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था के बीच सफल परीक्षण किया गया। यानी कि दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न कि बिहार और नेपाल के बीच पहली हाई स्पीड रेल योजना की शुरुआत कब की गई, तो 18 जुलाई 2021 ईस्वी को पहली हाई स्पीड रेल लाइन की शुरुआत की गई। दूसरा यहाँ से बन सकता है कि बिहार और नेपाल के बीच पहली हाई स्पीड रेल की जो परिचालन शुरू की गई है वह किन दो जिलों को जोड़ता है, तो बिहार का मधुबनी जिला है। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए कि बिहार का कौन सा जिला इसमें शामिल है, तो बिहार का मधुबनी जिला शामिल है और नेपाल का महोत्तरी जिला के अंतर्गत कुर्था। यानी कि बिहार के मधुबनी जिले से जयनगर और नेपाल का कुर्था, तो जयनगर और कुर्था प्लेस है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो मधुबनी और महोत्तरी, और इधर अगर पूछा जाए तो बिहार और नेपाल। ठीक है। इस रेलवे लाइन की रेल परियोजना की अगर लंबाई को देखा जाए तो रेल परियोजना की लंबाई है 50 किलोमीटर। इसकी कुल लागत 619 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत आई थी। अगर इनके बीच कुल स्टेशन को देखा जाए तो बिहार के जयनगर से प्रारंभ होकर नेपाल के कुर्था तक जाने के दौरान यह 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन से क्रॉस करेगी, जिसमें जयनगर से प्रारंभ होगी, इनरवा, खजूरी, बैदेही और अंत में यह कुर्था तक जाएगी। यानी कि यह जयनगर और कुर्था दोनों के मध्य 5 रेलवे स्टेशन को यह कवर करेगी। रेलवे लाइन का निर्माण भारत नेपाल मैत्री परियोजना के तहत इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस परियोजना को भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब प्रश्न है कि हाई स्पीड रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है, तो हाई स्पीड ट्रेन के बारे में चर्चा किया गया है जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हाई स्पीड ट्रेन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में तय करेगी। 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण अभी बाकी है। इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहला चरण नेपाल में कुर्था से भांगहा 70 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और दूसरे चरण के अंतर्गत अन्य जो शेष जो 17 किलोमीटर बचा उसमें भागहा से नेपाल के बीच नेपाल में बर्दिवास के बीच इसे जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप संक्षेप में याद रखिए कि बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन परिचालन का शुभारंभ किया गया 18 जुलाई 2021 ईस्वी को। इसकी कुल रेलवे लाइन की जो लंबाई है 50 किलोमीटर है, लागत 619 करोड़ रुपये है और कुल स्टेशन जो कवर होंगे वो 5 रेलवे स्टेशन को अपने आप में यह कवर करेगा। ठीक है। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार में 2019 के बाद से बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। तड़ित वातावरण में बिजली का एक बहुत तेज और बड़े पैमाने पर निर्वहन है। यह एक प्राकृतिक बहुत कम अवधि का विद्युत निर्वहन और एक बादल और जमीन के बीच या एक बादल के भीतर एक उज्जवल फ्लैश और ध्वनि के साथ और कभी कभी गरज के साथ उच्च वोल्टता की घटने की प्रक्रिया है और यह जो प्रक्रिया है वह तड़ित वातावरण कहलाती है। तो इसके कारण बिहार में 2019 के बाद सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। हाल ही में दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। यानी कि बिजली गिरने से जितनी मौतें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मौत दर्ज की गई है वो अपने बिहार राज्य के अंतर्गत दर्ज की गई है। अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 ईस्वी के बीच कुल आकाशीय बिजली गिरने से 401 लोगों की डेथ हो चुकी है। और दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है, तो पहले नंबर पे
में बिहार है। दूसरे नंबर पे जो आता है वह हमारा उत्तर प्रदेश है, जहाँ की 228 मौतें दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये आप स्टेट का नाम केवल याद रख सकते हैं कि टॉप पे है बिहार और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। यह हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्चुअल डेटा के रूप में पूछा जा सकता है। अगला है, बिहार के सांसदों के द्वारा लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए निजी सदस्य विधेयक लाया गया। सबसे पहले आपको यह जानना है कि निजी विधेयक क्या होता है और सरकारी विधेयक क्या होता है। तो मंत्रियों के अलावा किसी सदस्य के द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जाता है, चाहे वह सत्ता पक्ष से संबंधित हो या विपक्षी दल का सदस्य हो, तो वह निजी विधेयक कहलाता है। बिहार के औरंगाबाद जिले के भाजपा के सांसद, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है तो इसीलिए, तो बिहार के औरंगाबाद जिले के सांसद सुशील कुमार सिंह के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या योजना समिति और जिला जनसंख्या योजना समिति की स्थापना के उद्देश्य से लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किए जाने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन द्वारा एक और निजी सदस्य विधेयक पेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय सुझाना है। बिल 2 बच्चों तक के छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश और असम की विधानसभाओं में ऐसे विधेयक पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं और वहां प्रस्तुत होने के बाद पूरे राष्ट्रीय विमर्श का एक मुद्दा बन गया देश में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित विषय। तो यह उससे संबंधित बिहार में भी कई सांसदों के द्वारा उस पर चिंता व्यक्त की गई है और अक्सर डिमांड की जाती है कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर लाया जाए। तो वह था जुलाई मंथ की करंट अफेयर बिहार राज्य से संबंधित। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ की, अगस्त 2021 की बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर जो अगस्त मंथ में घटित हुई है, जिनमें सबसे पहला करंट अफेयर है जयप्रकाश नारायण की जीवनी का विमोचन किया गया और इनकी जो जीवनी है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इनकी यह है जीवनी। इस जीवनी को विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। 23 अगस्त 2021 ईस्वी को जीवनी प्रकाशित हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला जो प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में जयप्रकाश नारायण की जीवनी का विमोचन किया गया, उस जीवनी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। दूसरा प्रश्न बनने की संभावना है कि यह आपको जीवनी का नाम ही वहां पर दे दे कि द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण की जीवनी किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद रखना विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में संक्षेप में चर्चा की जाए तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इन्हें 1999 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम और दलितों और गरीबों को उत्थान में अमूल्य योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि आप इनकी यह महत्वपूर्ण है कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया जेपी को? तो 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें प्रेम से लोग इन्हें लोकनायक के नाम से बुलाते हैं और इनकी डेथ 1929 ईस्वी में पटना में हुई थी। तो यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित इनकी आप बायोग्राफी का नाम याद रखिए और किनके द्वारा लिखी गई है, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, ये दो नाम महत्वपूर्ण है। तो यह है पहला टॉपिक से महत्वपूर्ण। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बक्सर बिहार में स्थापित विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन बिहार के बक्सर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इस तकनीक को गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत आयोजित इनोवेशन चैलेंज के तहत इस तकनीकी का विकास किया गया है। अब इस आखिर ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन क्या है, इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद के द्वारा परिकल्पित 9 मिशनों में से एक है और यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसीलिए ऊपर हमने बताया कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के द्वारा बिहार के बक्सर जिले में विकेंद्रीकृत
केंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया गया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको जिले का नाम याद रखना होगा और किस संस्था के द्वारा, किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यह नाम भी आपको याद रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटना में प्रदूषण को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा नियोजित गंगा नदी के किनारे पेड़ों की घनी छतरी लगाने की योजना पर बिहार सरकार कार्य कर रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने घोषणा की है कि सरकार यानी बिहार सरकार पटना में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे पेड़ों की एक घनी छतरी विकसित करेगी। उन्होंने पटना के लिए परिवेशी कण पदार्थ के लिए स्रोत विभाजन अध्ययन नामक रिपोर्ट में इसका प्रकाशन किया है और इन्होंने इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी बतलाया है कि इस तरह की जो छतरी होगी वह धूल के कणों को राज्य की राजधानी तक पहुंचने से रोकेगी और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वह प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि अगर धूल के कण ब्रिज के कारण राज्य के अंदर वातावरण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो पटना की हवा में जो प्रदूषण की समस्या है धूल कणों के कारण, उस प्रदूषण की समस्या में भी कमी देखने को मिलेगी। अगला है, इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में बापू टावर का विकास किया जाएगा। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के किस स्थान पर बापू टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना कि बापू टावर जो है गर्दनीबाग में स्थापित किया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा है और उनके बिहार से जो संबंध हैं उसके बारे में आने वाले समय में बिहार के लोग भी इसके बारे में जागरूक हों और बिहार के लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि आखिर बापू का महात्मा गांधी का बिहार के साथ क्या संबंध रहा है। बापू टावर जो होगी एक 7 मंजिला इमारत होगी जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन होंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण जो होगा वह 1917 का उनकी चंपारण यात्रा का महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। इस टावर के निर्माण में कुल लागत जो है 84.49 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की जा रही है बिहार के गर्दनीबाग में, तो आपको याद रखना है। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा अपने छात्रों के लिए एक नया छात्रवृत्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इस छात्रवृत्ति पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है वह पोस्ट मैट्रिक के बाद की जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। और जाहिर सी बात है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल है तो इसकी शुभारंभ शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है। विजय कुमार चौधरी वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री हैं और इनके द्वारा इस पोर्टल की शुभारंभ की गई है। इस पोर्टल की जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि पंजीकरण के 14 दिनों के भीतर उनकी छात्रवृत्ति जो है छात्रों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 14 दिनों की अवधि जो है वह निर्धारित की गई है, तो यह महत्वपूर्ण है। अगला, महाबोधि मंदिर परिसर से संबंधित न्यूज रहा है कि बिहार के गया में महाबोधि महाविहार को 10 अप्रैल के बाद पहली बार भक्तों के लिए खोला गया है और इसके पूर्व अगर देखा जाए तो यह कोविड महामारी के दौरान इसका जो भक्तों के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यानी कि 10 अप्रैल के बाद, कोविड के बाद जैसे जैसे संक्रमण में कमी आ रही है तो बिहार सरकार के द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थान जितने भी हैं, केंद्र हैं, वहाँ पर लोगों की आवागमन से संबंधित कुछ विशेष छूट प्रदान किए जा रहे हैं और इसी छूट के अंतर्गत महाबोधि मंदिर परिसर को भी खोल दिया गया है। अब अगर महाबोधि मंदिर परिसर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखी जाए तो महाबोधि जो महाविहार है वह उन 4 पवित्र स्थलों में से एक है जो गौतम बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित रहे हैं। अगर गौतम बुद्ध की जीवनी को देखा जाए तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह नेपाल का लुम्बिनी, उत्तर प्रदेश का सारनाथ, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जहां की हाल ही में कल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, और बिहार का एक बोधगया। ये जो 4 ऐसे क्षेत्र हैं वह गौतम बुद्ध के जीवनी से संबंधित हैं। इन क्षेत्रों को भी आपको याद रखना होगा। इसे 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। वैसे टॉपिक जो करंट में न्यूज में रहे हैं उनके इर्द गिर्द से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्सों को याद रखना होगा। जैसे महाबोधि परिसर है तो महाबोधि परिसर किस लिए महत्वपूर्ण है, उसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया यूनेस्को के अंतर्गत, तो ये सब डेटा जो है फैक्चुअल डेटा वो आपको याद रखना होगा। उसका निर्माण कब किया गया, महाबोधि वृक्ष कैमी पीढ़ी की है, उससे कब किसने लगाया, तो ये सारे फैक्चुअल डेटा को आपको याद रखना होगा। अगला है,
पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय खेल परिसर में बदलने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में इससे विश्व स्तरीय खेल परिसर की सुविधा के रूप में विकसित करने संबंधी जो परियोजना है उस परियोजना की समीक्षा की गई है। और स्टेडियम का नाम यहाँ निर्णय लिया गया कि स्टेडियम का नाम सैयद मोहम्मद मोइन उल हक के नाम पर रखा गया है, जो एक भारतीय कोच थे जिन्होंने खेल और शिक्षा के रूप में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपको ध्यान देना होगा कि मोइनुल हक स्टेडियम के अलावा नालंदा में, बिहार के नालंदा में एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान होगा। यानी कि बिहार में अभी एक ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वह है मोइन उल हक स्टेडियम। अब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बिहार के नालंदा जिले में बनाने की घोषणा की गई है, तो इसे आपको याद रखना होगा। अगला है, देश में बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे अधिक है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें महिलाओं के लेकर बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण संबंधी जो निर्णय लिया गया है उसके कारण महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि पूरे देश के सभी राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे अधिक है। राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी में पासिंग आउट समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार में अब देश में सबसे अधिक महिला पुलिस अधिकारी भी हैं और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल स्तर के देखा जाए निम्न स्तर के कार्मिक हैं या फिर अधिकारी लोग हैं, सब में महिलाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में विकसित बिहार पुलिस अकेदमी में 1582 सब इंस्पेक्टर, जिनमें से 596 महिलाएं थीं, को पासिंग आउट समारोह में बिहार पुलिस बल में शामिल किया गया। और इसी समारोह अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में और अधिक संख्या में इनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी, महिलाओं की उपस्थिति देखने को मिलेगी। अगर बिहार पुलिस अकादमी के बारे में संक्षेप में चर्चा की जाए तो बिहार पुलिस अकादमी 131 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण 2018 में 290 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। अकादमी एक साथ विभिन्न रैंक के 4000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता रखता है। यानी कि अकादमी का जो रेंज है बहुत बड़ा है और एक ही समय में एक ही बैच में विभिन्न पदों से संबंधित 4000 पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो यह बिहार पुलिस अकादमी। अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूर्वी चंपारण के द्वारा हमारे संरक्षक पेड़ बचाओ आंदोलन का शुभारंभ किया गया है। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने हाल ही में जीविका दीदी और ग्रामीणों के साथ 70 से 400 साल पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए सेव आवर गार्जियन ट्रीज यानी कि हमारे संरक्षक पेड़ बचाओ, इसे आप इंग्लिश में देखें सेव आवर गार्जियन ट्रीज यानी कि जो ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, 70 से 400 साल पुराने गार्जियन, जो परिवार में सबसे बड़े लोग होते हैं उन्हें गार्जियन कहा जाता है। उसी तरह इनका भी नाम गार्जियन इसीलिए रखा गया ताकि वे बहुत पुराने वृक्ष हैं, 70 से 400 साल पुराने पेड़ हैं। उनके संरक्षण के लिए जीविका दीदी और ग्रामीणों के साथ पूर्वी चंपारण जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा सेव आवर गार्जियन ट्रीज नामक पहल की शुरुआत की गई है और जिला प्रशासन के द्वारा इससे संबंधित 1450 पेड़ों की पहचान की गई है जिन्हें अभिभावक वृक्ष नामित किया गया है। और ये चूँकि बहुत पुराने वृक्ष हैं सोसाइटी में और गांव में, तो इनके संरक्षण का दायित्व जीविका दीदी और ग्रामीणों को दिया गया है और जिला प्रशासन उसमें सहयोगी के रूप में कार्य करेगी। पारिस्थितिक आंदोलन इन पेड़ों की सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भव्यता को साइन बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करने में मदद करेगा। यानी कि कौन से वृक्ष कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी पुरानी है, उसकी हमारे जीवन में क्या महत्ता है और क्या उपयोग है, इसके बारे में भी जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करेगी। यह सारी जानकारी विशेष रूप से विकसित ऐप पर्यावरण प्रहरी पर भी अपडेट की जाएगी और एप्लीकेशन के माध्यम से पेड़ों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऐप जो है वह पेड़ के बारे में सारी जानकारियों को, जैसे पेड़ कितने वर्ष पुराने हैं, है ना, उसकी महत्ता क्या है, उनके स्थानीय नाम क्या है, उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे, घरेलू यूज़ किस प्रकार से करेंगे, किन पेड़ों का औषधीय यूज किया जा सकता है, इसके बारे में सभी जानकारी इस पर्यावरण प्रहरी नामक ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से सेव आवर गार्जियन
ट्रीज नामक पहल की शुरुआत बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में वहाँ के प्रशासन के द्वारा जीविका दीदी और ग्रामीणों के सहयोग से वृक्षों के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जो 70 से 400 वर्ष पुराने हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जुलाई और अगस्त मंथ की वर्ष 2021 बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।